हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकम सीरीज़। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एमिकम सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था फिनॉल के लिए, और फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज शुरू करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने उसकी प्रिपरेशंस कंप्लीट कर ली थी। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, जो कि फिनोलिक OH होता है, साथ में रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग एंड स्पेशल रिएक्शंस। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का एमिकम सीरीज़ का नया वीडियो। फिनॉल्स में पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे हमने एल्कोहल्स में पढ़ा था, ड्यू टू H, ड्यू टू OH एंड ड्यू टू RnOH एंड स्पेशल रिएक्शंस, वैसे ही यहाँ पर भी होगा रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, जो कि कैसा है, फिनोलिक OH, फिनोलिक OH ग्रुप। सेकेंड, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग एंड थर्ड हेडिंग स्पेशल रिएक्शंस। फर्स्ट हेडिंग रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक OH ग्रुप, फिनोलिक OH ग्रुप। OH में यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन होगी H को रिप्लेस करने वाली रिएक्शन। कैसे होगी रिएक्शन ये? जैसे हमने रिएक्शन की थी एल्कोहल्स में विद मेटल, तो विद मेटल रिएक्शन दिखाएंगे Na के साथ। कंपाउंड क्या बनेगा? जैसे वहाँ बनता था सोडियम एल्कोक्साइड, वैसे ही यहाँ पर दिखाएंगे सोडियम फिनॉक्साइड। इसके साथ ही रिएक्शंस और मेटल्स भी कर सकती हैं इससे, जैसे कि मैग्नीशियम है या फिर और कोई भी रिएक्टिव मेटल्स। यहाँ मैटर आता है कि क्या Na के साथ कुछ और भी रिएजेंट हैं जो रिएक्शन कर सकते हैं जैसे NaOH। ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि फिनोलिक OH की रिएक्शन जो हो रही है उसमें H रिलीज हो रहा है। इसका मतलब H शो कर रहा है एसिडिक प्रॉपर्टी, और यहाँ पर जब NaOH आएगा तो NaOH बेस होता है, तो जो रिएक्शन Na देगा सेम रिएक्शन NaOH भी देगा, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन की फॉर्म में इस OH के, फिनोलिक OH के H को रिलीज होना है। कंपाउंड क्या बनना है? फिर से सेम प्रोडक्ट बनेगा जो कि ऊपर बना है, सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में यहाँ पर साइड प्रोडक्ट बनेगा एक H और एक OH, H2O मॉलिक्यूल, जबकि विद सोडियम मेटल यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी थी, और विद बेस यहाँ बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब मैटर आता है कि एसिडिक प्रॉपर्टी ये शो कैसे करता है फिनॉल, तो यहाँ पर इसकी एक मैकेनिज्म टाइप से या फिर एक्सप्लेनेशन आता है। अब वो देखते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम शो कर सकते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल के थ्रू। कैसे? जैसे हमने कहा कि एसिड एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। तो हमने ये भी पढ़ा कि वाटर भी रिलीज करता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ऐसे ही हमने इससे पहले देखा था एल्कोहल के लिए भी, एल्कोहल में भी H पॉजिटिव और RO नेगेटिव बनता है। वैसे ही C6H5OH यानी कि फिनॉल में भी प्रॉपर्टी होती है कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूल बनाने की,
इसके कंपेयर में अगर हम कोई एसिड देखें जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, तो वहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी होगी CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। इस H पॉजिटिव के रिलीज होने की वजह से ही कोई भी कंपाउंड एसिडिक इन नेचर होता है। अब टॉपिक आता है कि इन दोनों मॉलिक्यूल में से कौन सा अधिक एसिडिक होगा और क्यों होगा। तो समझने का मैटर ये है, सबसे पहले आएगा एल्कोहल, उसके बाद आएगा फिनॉल, और सबसे अधिक जो एसिडिक होगा वो होगा एसिटिक एसिड। इसमें इस टाइप का क्रम है, ऑर्डर है कि एल्कोहल लीस्ट एसिडिक होगा इन तीनों कंपाउंड में, सेकंड नंबर पर फिनॉल होगा और थर्ड नंबर पर होगा एसिटिक एसिड। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए कि अगर हम देखें इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए सबसे पहले आते हैं हम एसिडिक एसिडिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बनाते हैं ओपन फॉर्म में इस तरीके से, तो क्या बनेगा CH3COO नेगेटिव। नेगेटिव होने के बाद यहाँ पर रेजोनेंस होगी और कंपाउंड में कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा सेकंड, डबल बॉन्ड और माइनस चार्ज में रेजोनेंस हो गया, तो ये बनेगा इसका रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। किस टाइप से? ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, एंड दिस इज रिजोनेटिंग हाइब्रिड। ये माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड में जो रेजोनेंस हो रहा है इसकी वजह से ये मोर एसिडिक हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड और माइनस चार्ज अपने आप में एक स्टेबल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और ये मोस्ट एसिडिक होगा। अब आता है यहाँ पर मैटर कि ये लीस्ट क्यों है। ये लीस्ट इसलिए है कि ROH रिलीज करेगा RO नेगेटिव और H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है। जब कोई रेजोनेंस नहीं होगी तो वो लीस्ट एसिडिक होगा। H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो एंटिटी बन रही है उस एंटिटी में अगर रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी है तब तो वो कंपाउंड मोस्ट एसिडिक होगा, जैसे कि एसिडिक एसिड में रेजोनेंस हो रही है इसलिए मोस्ट एसिडिक है। और इस केस में एसिडिक प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है क्योंकि ये रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें रेजोनेंस देखना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर HCl, तो वहाँ पर रेजोनेंस की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर उसकी एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी उसके आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बेस पर ही हम शो कर सकते हैं। थर्ड मैटर आता है फिनॉल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिनॉल टॉपिक के लिए। इसमें देखते हैं, काफ़ी लंबा टॉपिक आएगा इसमें, कैसे देखिए। फिनॉल को बनाते हैं हम कुछ इस टाइप से। O पर होते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब H रिलीज करेगा तो O पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यदि H रिलीज करे बिना ही ऐसा हो जाए तो क्या होगा, देखें। ये लोन पेयर इसने यहाँ दिया, ये डबल बॉन्ड का रेजोनेंस इस टाइप से हुआ। कंपाउंड अगला रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। डबल बॉन्ड O और H, एक लोन पेयर और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि O ने, इस बेंजीन रिंग ने O के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के बाद इसका जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आ गया, या फिर ये कहें पहले डबल बॉन्ड इधर आया और उसके साथ ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम ने इसको यहाँ पर डोनेट किया रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि बेंजीन की प्रॉपर्टी होती है ये अपनी और इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर सकता है। डबल बॉन्ड और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। सेकेंड केस में ये क्या रहा, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड फिर से वही हो जाएगा जैसे पहले देखा था आपने, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये लोन पेयर से डबल बॉन्ड यहाँ बना लेगा, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, O डबल बॉन्ड H पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज। ये हुआ सेकेंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे ही बनाएंगे थर्ड स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा, कैसे बनेगा, ये लोन पेयर यहाँ आके डबल बॉन्ड बना देगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर लोन पेयर क्रिएट कर देगा। तो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर O
H lone pair positive charge, this is called third resonating structure। अब बनेगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या दिखाएंगे, बताया था आपको रेजोनेंस शो करने के लिए हाफ सर्किल बनाएंगे डॉटेड लाइन में, और जो चार्ज मूव कर रहा हो उसको नेगेटिव चार्ज में दिखाकर, और बाकी के जो हम जैसे शो कर रहे थे वैसे ही शो कर देंगे। ये हुआ रिजोनेटिंग हाइब्रिड। जब कभी भी O पर बैलेंसी 3 हो रही हो और पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, वो होता है अनस्टेबल इन नेचर। कैसा होगा ये, अनस्टेबल इन नेचर। जब अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा, स्टेबल होना चाहेगा। कोई भी कंपाउंड सही या कोई पर्सन ही सही, अगर वो अनस्टेबल है तो स्टेबलाइज चाहेगा वो कि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो यहाँ पर भी क्या करेगा, ये स्टेबल होने के लिए सबसे पहले क्या करेगा मालूम है, सबसे पहले -H पॉजिटिव करेगा। कैसे, इसने अपने H को रिलीज कर दिया, क्योंकि जिससे क्या करना है, इसको H रिलीज करके अपना जल्दी से जो इसका चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो हटा दे। तो नेगेटिव चार्ज हम यहाँ शो करके क्या दिखाएंगे, यही दिखाएंगे इस स्ट्रक्चर को। क्या बनेगा, O नेगेटिव लॉन पेयर विद H पॉजिटिव। क्या कहेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन ये होता है स्टेबल। तो अनस्टेबल फिनोनियम आयन कन्वर्ट हो गया स्टेबल फिनॉक्साइड आयन से, जिस वजह से ये एसिडिक होगा हाईली केस में। ऐसा किस लिए, जैसे हमने दिखाया है फिनोनियम आयन के लिए क्या है, फिनोनियम आयन, फिनोनियम कैटायन या फिनोनियम आयन। ये क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि रेजोनेटिंग हाइब्रिड जरूर शो कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऊपर होने की वजह से ये अनस्टेबल रहेगा। फौरन क्या करेगा, ये बहुत तेजी से H पॉजिटिव रिलीज करेगा, बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। अब इसमें देखिए रेजोनेंस, क्योंकि O के पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के साथ क्या है, एक लॉन पेयर एक्स्ट्रा है। कैसे हुआ ऐसा, पहले से ही O पर 2 लॉन पेयर थे, हमने एक यहाँ माना, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया, या फिर इसे छोड़ दीजिए, आप सीधे फिनॉल पर आ जाइए। फिनॉल क्या करेगा, एक H पॉजिटिव निकालेगा तो नेगेटिव चार्ज ही तो आएगा। तो 2 लोन पेयर उसके पहले से ही थे, और एक H की बॉन्डिंग जो कि हाइड्रोलाइटिक फिशन हुआ उसकी वजह से लोन पेयर आया, यानी कि O एटम के पास अब 3 लोन पेयर हैं। नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए बेंजीन रिंग रेजोनेंस के थ्रू इस O एटम के लोन पेयर को, एक लोन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। कैसे, वो देखिए। तीन लोन पेयर हैं इसके पास, क्या करेगा, लोन पेयर यहां दिया, सेम मैटर, रेजोनेंस सेम रहेगा लेकिन चार्ज का डिफरेंस आ गया। कैसे, वो देखिए। अब डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, O पर डबल बॉन्ड है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अगर मूव करेगा बेंजीन रिंग पर तो वो स्टेबल इन नेचर होगा। फिर से क्या होगा, डबल बॉन्ड ये और नेगेटिव चार्ज ये, O डबल बॉन्ड O, फिर से रेजोनेंस होगा, और क्या बनेगा यहाँ से फिर डबल बॉन्ड O, तो क्या बना इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। यहाँ पर O पर कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये जो बने स्ट्रक्चर इसे बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन, और ये क्या है इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड, और ये कैसा है, स्टेबल है। इसीलिए स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाने के लिए अनस्टेबल फिनोनियम आयन ने स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाने के लिए क्या किया, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करा, और स्टेबल फिनॉक्साइड आयन अपने आप में स्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू L। फिनॉल के केस में
जो एसिडिक प्रॉपर्टी का मैटर है वो यहीं तक स्टॉप नहीं होता, इसके साथ ही फिनॉल रिंग में OH के साथ ही कोई एक्स्ट्रा ग्रुप प्रेजेंट कौन सा है इस पर डिपेंड करती है फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी। वो कैसे करेगी? हमने पढ़ा है +I और -I इफेक्ट। ये दोनों ही इफेक्ट फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं। कैसे? जो +I ग्रुप होता है, अगर हम इसको ना भी पढ़ें तो आपको आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन, इसको बोल सकते हैं रिलीजिंग के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या फिर कहें सेकेंड ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन, हम इसको सेपरेट पढ़ेंगे जिससे कि हम इजीली पढ़ सकें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। कैसे? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप किस टाइप से लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कह सकते हैं ER, या फिर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसको बोल सकते हैं हम यहाँ पर EWG और ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? अगर इसकी रेजोनेंस को देखें, जैसे कि हम अभी पढ़ा था हमने फिनॉक्साइड आयन और फिनोनियम आयन, तो हम चलते हैं फिनॉक्साइड आयन की ओर। क्या करता है फिनॉक्साइड आयन? इस प्रॉपर्टी में अगर हम समझे ना वैसे भी, तो समझने का मैटर क्या आता है यहाँ पर, फिनॉल बनाने के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, जैसे R ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, या +I इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि एल्काइल है, इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, ऐसे ग्रुप। सपोज कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा O एटम पर, रेजोनेंस के थ्रू O एटम बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, और साथ में ये O एटम अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज O एटम पर इंक्रीज हो जाएगा। यही रीज़न है कि ऐसा O एटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से, चाहे वो पार्शियल फॉर्म में हो, H एटम को ईजिली रिलीज नहीं करेगा। हमने जैसा समझा था एल्कोहल के केस में, एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी देखेंगे तो टर्सरी एल्कोहल लीस्ट एसिडिक होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी एल्कोहल। वैसे ही यहाँ पर हम देखें तो +I वाले ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रॉपर्टी रखने वाले ग्रुप बेंजीन से लगे हुए हैं, तो ऐसे केस में उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू ग्रुप बेंजीन रिंग कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस नाइट्रो ग्रुप में प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, जिसकी वजह से ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग इस ऑक्सीजन आइटम से विड्रॉ करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो सकता है। पॉजिटिव शो नहीं करेंगे, बस समझ लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसे केस में क्या होगा? जब O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो H से इलेक्ट्रॉन लेकर बहुत तेजी से उसको रिलीज कर देगा, और यहाँ पर इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी हाई हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं जो पैराक्रिसॉल होता है उसकी एसिडिटी फिनॉल से कैसी रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि ये रिलीज कर रहा है, और इसकी प्रॉपर्टी कम रहेगी किससे? नाइट्रोफिनॉल से। मिथॉक्सीफिनॉल इज लीस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू फिनॉल एज कंपेयर टू नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब देखते हैं इसी में कि अगर मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा और मेटा पोजिशन पर आता है, या नाइट्रो ग्रुप आता है ऑर्थो मेटा पैरा पर,
तो किस टाइप से इसकी इजरिक प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी। यदि एक बेंजीन रिंग में एक से अधिक नाइट्रो ग्रुप हो, उसके कंपेयर में अगर हम देखें कि नाइट्रो ग्रुप की नंबर को अगर हम डिक्रीज करते जाएं, तो ऐसे केस में एसिडिक प्रॉपर्टी किस टाइप से इंक्रीज या डिक्रीज होगी। यहाँ पर फर्स्ट केस में 3 नाइट्रो ग्रुप हैं, तो 3 नाइट्रो ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी होगी अपने आप में एक्स्ट्रा हो जाएगी। यहाँ पर तो एक भी नहीं है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। नाम क्या होगा इसका? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये क्या है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये 2 नाइट्रोफिनॉल और ये फिनॉल। तो एसिडिक प्रॉपर्टी का मैनर कुछ इस टाइप से रहेगा। नाइट्रो ग्रुप हाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप हाई होंगे नंबर उनका, तो उसका मतलब उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी हाई होगी और फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी यहाँ पर बिल्कुल लीस्ट हो जाएगी। यदि नाइट्रो ग्रुप केवल एक ही हो और उस केस में उसकी पोजीशन ऑर्थो, मेटा और पैरा पर हो रही हो, तो उस केस में कैसे इनका ऑर्डर रहेगा? सबसे पहले नाइट्रो जो होगा वो पैरा वाला हाईएस्ट एसिडिक होगा, सेकंड नंबर पर ऑर्थो वाला होगा, थर्ड नंबर पर मेटा और इन लास्ट फिनो। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ऑर्थो, पैरा और मेटा अगर हम ये देखें तो इसे कहेंगे हम पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसे बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसे कहेंगे मेटा नाइट्रोफिनॉल और ये केवल फिनॉल है। इन चारों में ऐसा क्या हुआ कि ये क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस टाइप से है। समझने का मैटर ये है, अगर हम इसको देखें तो इसमें तो कुछ नहीं है, लीस्ट होगा। इस केस में ये कम क्यों है, यह मैटर समझने का ये है। तो हमने अभी रिजोनेंस जितनी भी करी थी तो आपने वहाँ देखा होगा रेजोनेंस यहाँ करी थी, ये डबल बॉन्ड कहाँ आया? लोन पेयर की फॉर्म में ऑर्थो पर आया। सेकंड केस में क्या आया था? ये डबल बॉन्ड यहाँ लेकर आया और थर्ड केस में ये पर नेगेटिव चार्ज यहाँ आया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी वो केवल ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होती है। ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होगी और मेटा पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। जब कांस्टेंट रहेगी तो कंबल कैसे हुई, कैसे डिक्रीज एंड इंक्रीज हुई? समझने का मैटर यहाँ पर यही है। ऑर्थो, मेटा, बल्कि कहें ऑर्थो या पैरा और साथ में मेटा। हमने कहा कि कोई नाम है ये ऑर्थो और पैरा, ओम प्रकाश या फिर मनोज, तो इसका हाफ ईयरली में और एनुअल में इसके आए 10/10, लेकिन इसके आए यहाँ, बल्कि कहें इसके आए आपके, चलिए 10/10 और इसके 8/10, तो मेटा के कम रह गए, ऑर्थो के ज़्यादा हैं। लेकिन सेकंड केस में इसके तो 8 ही आए लेकिन इसके 6 आए आउट ऑफ 10। 10/10, 8/10, 6/10 और 8/10, इसका कोई चेंज नहीं हुआ मेटा के केस में। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो ऑर्थोपैरा के या ओम प्रकाश के जो मार्क्स हैं हाफ ईयरली में 10 आए थे और मेटा के या मनोज के हाफ ईयरली में मार्क्स 8 आए थे। ऐसे ही एनुअल में जो चेंज हुआ वो चेंज हुआ है ओम प्रकाश के मार्क्स में, ना कि मनोज के मार्क्स में। मनोज के मार्क्स फिक्स हैं, हाफ ईयरली में भी 8 थे, एनुअल में भी 8 थे।
क्योंकि वैसे ही यहाँ मानते हैं हमने क्या कहा, मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पर चेंज होती है, क्योंकि यहीं पर रेजोनेंस हो रही है। जब रेजोनेंस चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या रहा, फिक्स रहा, लेकिन 10 के कंपेयर में 8 हाई है और 6 के कंपेयर में 8 हाई है। यहाँ पर 10 हाई है, यहाँ पर 8 हाई है, लेकिन ये तो फिक्स रहा। कहाँ चेंज हुआ, ऑर्थो और पैरा की पोजीशन में। तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होगी। कंपेयर करेंगे मेटा से, तब अगर कंपेयर करते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम हाई और लो मान सकते हैं, लेकिन कभी भी चेंज नहीं होती, फिक्स होती है। एज कंपेयर टू ऑर्थो पैरा, यहाँ पर मेटा पर हाई और लो हो सकती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ मैटर ये वाला। फिनॉल से क्या होता है हमारा, फिनॉल तो लीस्ट होगा ही, मेटा वाला इसलिए इससे इन दोनों में कम है, जो कि मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाइट्रो ग्रुप विड्रॉ करे या ना करे, वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर नाइट्रो क्या है, ऑर्थो पर और पैरा पर। ध्यान रखेंगे, जब कभी भी कोई बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट में हो सामने से, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से विड्रॉ करेगा बजाय कि ऑर्थो पोजिशन के। इन केस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, केमिस्ट्री में वेरिएशंस इतने हैं कि अगर ग्रुप बदला तो हो सकता है कि यहाँ पर पैरा की जगह पर ऑर्थो आ जाएगा अभी। इन केस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर विड्रॉइंग जो आएगी वो पैरा पर हाई होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो। अब मैटर आता है कौन सा, अब आएगा रिलीजिंग ग्रुप। एसिडिक प्रॉपर्टी में अब देखते हैं यहीं पर कि फिनॉल पर यदि फिनॉल रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि मिथाइल ग्रुप, इसे बोलते हैं हम क्रीसॉल। तो क्रीसॉल में सबसे पहले अगर हम देखें ऑर्डर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे पैरा क्रीसॉल। या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट केस में हम ले सकते हैं फिनॉल के लिए भी, एक हमारा हो सकता है यहाँ पर मेटा क्रीसॉल और एक हो सकता है हमारा ऑर्थो क्रीसॉल। यहाँ पर किस टाइप से रहेगी, इन चारों कंपाउंड में जो एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगी वो किस मैनर में रहेगी, ये देखना है। तो ये तो क्लियर है आपके लिए, हमने फिनॉल अगर इधर बनाया है, इसका मतलब फिनॉल हाईएस्ट होगा, क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से ये यहाँ पर कोई रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, इसका मतलब इसकी एसिडिटी हाईएस्ट होगी। तो यहाँ तो हम हाईएस्ट कर देते हैं। तो क्या पैरा और मेटा और ऑर्थो का इसी क्रम में रहेगा, नहीं। जैसा बताया था, मेटा पर डेंसिटी चेंज ही नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉन इस केस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता रहे, कोई बात नहीं। तो इस केस में अगर हम यहाँ पर बना दें मेटा, तो बिल्कुल सही होगा। अब क्या आती है बात, एक तो पैरा की और एक आती है ऑर्थो की। तो ये हो गया फिनॉल, ये हो गया मेटा क्रीसॉल। अब मैटर बनता है पैरा और ऑर्थो में। तो पैरा और ऑर्थो में दोनों में से रिलीज करने की टेंडेंसी, जैसे अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी पैरा में थी, वैसे रिलीज करने की टेंडेंसी पैरा में कम हो जाएगी। और इस केस में जो क्रम रहेगा कुछ इस टाइप से रहेगा, ये हाईएस्ट, ये लीस्ट, सॉरी, ये हाईएस्ट, उसके बाद यहाँ और उसके बाद यहाँ। कैसे हुआ, इस केस में क्या था, कोई फिनॉल के केस में कोई रिलीजिंग ग्रुप है ही नहीं। मेटा के क्रीसॉल के केस में मेटा पर बताया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पर अगर ये दे भी रहा है इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट केस में जो ऑर्थो क्रीसॉल है, सॉरी पैरा क्रीसॉल है और ऑर्थो क्रीसॉल है, इन दोनों केस में ऑर्थो पर बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। विड्रॉ देरी से होता है लेकिन रिलीज जल्दी होगा। बताया था ग्रुप चेंज होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और रिलीजिंग प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है। नाइट्रो ग्रुप में कौन सा एटम लेने वाला है, तो नाइट्रो में क्या है, ओ एटम रिलीज करता है, जबकि मिथाइल ग्रुप में कार्बन से रिलीज हो रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये लीस्ट एसिडिक होगा। पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज तो होगी लेकिन ऑर्थो के कंपेयर में थोड़ा सा देर से रिलीज होगी, इस वजह से ये इससे अधिक एसिडिक होगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। ये जो रिएक्शंस हैं अब पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।
ओके फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और अमिकम सीरीज के सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।